तो अभी तक हम लोगों ने किसको देखा? सैयद डायनेस्टी यहाँ हम लोगों ने ख़त्म किया। सैयद डायनेस्टी में लास्ट सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह, जो बहलोल लोधी के आर्मी का कमांड लेते ही क्या होता है, सल्तनत को छोड़कर बदायूं चला जाता है। और जैसे ही अब बहलोल लोधी आर्मी का कमांड लेगा और क्या होगा, सल्तनत यानी कि थ्रोन खाली है, तो आर्मी का कमांडर लोधी, बहलोल लोधी, तो वो सुल्तान बनेगा। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी किसकी? लोधी डायनेस्टी की। लोधी डायनेस्टी कब? 1451 टू 1526 सी। तो अब समझिए लोधी डायनेस्टी कैसे आई। बहुत सिंपल सा है। हामिद खां, जो आलम शाह का यानी सैयद डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको अभी पिछली हम लोगों ने देखा, वो बुलाता है बहलोल लोधी को और कहता है कि आप आर्मी का कमांड लो। वो आर्मी का कमांड लेता है। आलम शाह को लगता है कि अब मैं यहाँ सुल्तान नहीं रह पाऊँगा, या अगर कोशिश भी करूँगा तो मारा जाऊँगा, तो उससे अच्छा है अपनी जान बचाओ। तो वो अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को और बाकी चीज़ों को लेकर दिल्ली से पलायन कर जाता है बदायूं के लिए। इस तरह से थ्रोन हो जाता है खाली, यानी अब कोई सुल्तान नहीं। जब कोई सुल्तान नहीं तो फिर किसी न किसी को सुल्तान बनना पड़ेगा। तो अब सुल्तान बनने के लिए तो भाई जिसके पास आर्मी है वही सबसे अधिक पावरफुल है, और आर्मी का कंट्रोल किसके हाथ में है? बहलोल लोधी के हाथ में। तो अब जो सुल्तान बनेगा वो उसका क्या नाम होगा? बहलोल लोधी। देखिए कोई भी सल्तनत या कोई भी राजा सुल्तान ऐसे डायरेक्ट ऑटोमेटिक नहीं कूद कर आ गया बीच में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक है उसके आने का। तो ये जो आपको बताई जाती है एक से दूसरे के बीच की कड़ी सीरीज, ये अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर याद रख पाओगे कि हाँ इसके बाद कौन था, कैसे था। ये कहानी बताने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि आपको ये याद रहे कि हाँ इसके बाद ये आ गया था, ये लास्ट था, इसके बाद की कहानी ये है। तो जब ये ख़त्म हो गया, अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला गया, बहलोल लोधी बन गया सुल्तान, और वहाँ से लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो ये आपके दिमाग में सेट कर गया। अब आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे। लेकिन अब रटोगे कि सैयद का लास्ट आलम शाह के बाद लोधी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, तो रटोगे तो रटने वाला कभी लंबे समय तक नहीं टिकोगे। लेकिन ये जो आप लॉजिक के साथ रिलेट करके याद रख लोगे, ये आपका हमेशा के लिए हो गया। आप कभी नहीं इसको भूलोगे। अगर कभी कोई कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, आपका लॉजिक क्लियर है, तो वहाँ आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक। तो पहला सुल्तान लोधी डायनेस्टी का कौन? बहलोल लोधी, 1451 टू 89। लिखिए इसके बारे में। बहलोल लोधी was one of the अफगान सरदार। अब ये अफगान सरदार लिखने का मीनिंग क्या है? अभी तक आपने देखा जो भी सुल्तान बन रहा था वो सब तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। ये क्या है? ये अफगान है। वन ऑफ द अफगान सरदार who established himself in Punjab after
इन्वेजन ऑफ तैमूर। देखिए ये इसका भी कहीं ना कहीं से तैमूर से जुड़ा हुआ है। तैमूर के अटैक के बाद क्या था, पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी, और जो सैयद वाले आए थे खिरज खां वगैरह, ये भी कुछ खास कॉम्पिटेंट नहीं थे। तो इसने पंजाब में क्या किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया एक सरदार के रूप में, ठीक है, और एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनाया, एक प्रोमिनेंट अपनी पहचान बनाई। तभी तो, और इसकी काबिलियत थी और नोबल्स जानते थे, इस वजह से नोबल्स ने इसको बुलाया सत्ता, एक तरह से आर्मी का कमांडर बनने के लिए। लेकिन जब आलम साहब खुद चला ही गया तो फिर अब सल्तनत कौन सा, सुल्तान कौन बने, तो भाई जो पावरफुल है, जिसके पास ताकत है, वो सुल्तान बने। तो ये सुल्तान भी बना। तो इसको सुल्तान बनाने में भी नोबल्स का ही साथ था। अगर नोबल्स नहीं होते तो ये सुल्तान नहीं बन पाता, क्योंकि नोबल से तो क्या हो रहे हैं, किंग मेकर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सुल्तान बना। तो इसके पीछे भी लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू नोबल्स बहलोल लोधी took charge of the army and became the Sultan and led the foundation of लोधी डायनेस्टी। तो ये क्या था, इसने एक ही काम किया, एक काम कर रहा हूँ, इसने क्या किया, अफगान जो नोबल्स थे उनकी मदद से पहले आर्मी का कंट्रोल लिया। आर्मी के बाद जब सल्तनत पर सुल्तान का जगह खाली हो गया आलम शाह के जाने की वजह से, तो ये क्या बन गया, ये सुल्तान बन गया नोबल्स की मदद से, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि जो नोबल्स हैं, तो अभी तक दरबार में देखा जाए तो या यूँ समझ देखिए, तो सुल्तान अभी तक मैक्सिमम तुर्क रहे हैं, तो उनके आसपास जो नोबल्स थे वो भी क्या थे, तुर्क ही ज़्यादा थे। उनके अलावा और कोई बने तो थे लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं हो पाए थे। और ये जब एक अफ़गान व्यक्ति नोबल यानी सुल्तान बनेगा, तो अब नोबल्स के बीच में फिर अफ़गान और तुर्क नोबल्स के बीच में भी अब क्या होगा, फिर कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाएगी। अब ये किसके ऊपर है, अब ये बहलोल लोधी की काबिलियत है के ऊपर है कि ये उस चीज़ को कंपनसेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये पढ़िए, समझिए क्या समझ में आ रहा है। तो अब अगले लाइन से आपको भी पता चलेगा, तो लिखिएगा। देखिए यही सब चीज़ें जो होती है ना, ये रीजन बनती हैं कि किसी के आने का, किसी के जाने का, या किसी डायनेस्टी का फॉर्मेशन होने का, किसी डायनेस्टी के पतन होने का, डिक्लाइन होने का, यही सब चीज़ें बनती हैं रीजन। तो इन सब चीज़ों को जब आप याद रखोगे ना, और ये लॉजिक कि आखिर कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है या कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे एक्चुअल रीजन था, वो जब याद रखोगे तो आप उसको रिलेट करके, अगर आपको थोड़ा भी इधर उधर ट्रू फॉल्स में, एसेंशियल में अगर भरमाने की कोशिश की जाएगी, तो आप उस चीज़ को पकड़ ले जाओगे और वहाँ पर आप सही टिक करके आओगे प्री में, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिएगा बहलोल वाज ए
कैपेबल, बहलोल वाज ए कैपेबल जनरल and understood that he would require the help and support of Afghan nobles to control the सल्तनत। अब देखिए ये क्या करेगा, अफगान नोबल्स को क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा, अफगान नोबल्स को लाकर तुर्क नोबल्स के बराबर खड़ा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाई अफ़गान सुल्तान, तो अफ़गान सुल्तान को अफ़गान नोबल्स तो 100% सपोर्ट करेंगे, और कुछ अगर तुर्क नोबल भी सपोर्ट कर दिए तो किसके सपोर्टर ज़्यादा हो गए, बहलोल लोदी के सपोर्टर ज़्यादा हो जाएंगे संख्या में, तो ये सुल्तान बना रहेगा। तो पहले अपने साथ वाले ने अफ़गान नोबल्स को अपने सपोर्ट में लाओ। और कैसे लाओगे भाई, उनको भी आप क्या करो, इक्विटी बराबर ले आओ, तुर्क नोबल्स के बराबर उनको भी लाओ। और भाई जाहिर सी बात है, जब अफ़गान व्यक्ति नोबल बना तो जो अफ़गान नोबल्स थे, जब अफ़गान व्यक्ति सुल्तान बना तो जो अफ़गान नोबल्स थे वो भी चाहते थे इस चीज़ को कि भाई जब अफ़गान व्यक्ति हमारे में का कोई क्या बना है, सुल्तान बना है, तो हमारे भी पोजीशनिंग अब दरबार में और बाकी जगह क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब कोई हमें सेकंड नहीं समझे, तुर्क नोबल्स जो हमें दोयम दर्जे का समझ रहे हैं वो अब हम उनके बराबरी में खड़े रहें। अब ये नोबल्स की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, तो लिखिए नोबल्स वांटेड that Sultan treat them as an equal partner. So for this he publicly declared that he considers himself one of the Afghan peer and not the king. अब देखिए इस तरह से इसने अफ़गान नोबल्स को भी अपने सपोर्ट में लिया और तुर्क नोबल्स को भी अपने सपोर्ट में लिया। कहा कि मैं राजा हूँ ही नहीं, मैं सुल्तान हूँ ही नहीं, मैं भी अफ़गान पीर की तरह एक पीर हूँ। बस आप लोगों में मतलब ये समझ जैसे कि हुआ ना प्रधानमंत्री, वन अमोंग द इक्वल्स, भाई जितने सांसद हैं उसमें से एक प्रधानमंत्री है, उसी तरह से ये भी है। इसने भी कहा कि देखिए मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी एक अफ़गान पीर हूँ और मैं राजा बिल्कुल नहीं, आप लोगों की तरह ही हूँ। इससे क्या हुआ, इससे जो नोबल्स का इसको सपोर्ट था वो बढ़ गया, और ज़्यादा
नॉवेल्स को भी लगा अरे ऐसा राजा जो हमें अपने बराबर समझ रहा है या अपने को हमारे बराबर समझ रहा है। तो इससे नॉवेल्स अफ़गान नॉवेल्स को भी अच्छा लगा और जो तुर्क नॉवेल्स थे उनको भी अच्छा लगा। और ये बात ये बहुत अच्छे समझ गया था, अगर मुझे सुल्तान बने रहना है तो मुझे सारे नॉवेल्स का, मैक्सिमम नॉवेल्स का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो मेरे खिलाफ फिर क्या होगी, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी और मुझे थ्रोन से हटा दिया जाएगा। इस वजह से ये क्या किया, सभी नॉवेल्स को अपने क्या लिया, अपने सपोर्ट में लेने की कोशिश की। और तो और एक काम इसने और बखूबी किया, क्या किया, लिखिए, ही नेवर sit on the throne. He never sit on the throne, nor did he insist on his nobles standing in his court. Standing in his court, nor he insist, insist, insist on his nobles standing in his court. यानी कि ये खुद कभी सिंहासन यानी कि थ्रोन पर बैठा ही नहीं, उसके बगल में बैठा। और पहले का जो नियम था कि जब तक सुल्तान दरबार में रहेंगे तब तक सारे नॉवेल्स खड़े रहेंगे, पर इसने वो नियम नहीं लागू किया। इसने कहा कि जैसे मैं बैठा हूँ, भले मैं थ्रोन पर नहीं, बगल की कुर्सी पर बैठा हूँ, बगल के चेयर पर बैठा हूँ, तो आप लोग भी अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए। किसी को दरबार में खड़े रहने की जो खास करके नॉवेल्स को खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है खड़े रहने का मन है तो रहिए, नहीं तो आप सब लोग बैठिए। तो ये क्या हुआ, सबको लगे अरे हमें तो बहुत मान सम्मान मिल रहा है, तो सारे नॉवेल्स क्या रहेंगे, खुश हो जाएंगे। भाई जिसको पूरी ज़िंदगी जो राज दरबार में सुल्तान के सामने खड़ा रहा अपने पैरों पर, उसको सुल्तान कहे कि आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, तो वो बंदा क्या करेगा, वो तो उसका क्या हो गया, उसकी मोरालिटी को लेकर एकदम वो हो जाएगा, उसका सपोर्टर बन जाएगा। और ये इसने किया। तो ये सब तो इसने क्या किया, अपने आप को इस्टेब्लिश बनाए रखने के लिए, अपनी सुल्तानियत को बनाए रखने के लिए इसने किया। पर ये एक अच्छा और बढ़िया कमांडर भी था, ये एक अच्छा और बढ़िया कमांडर भी था। तो इसने कई जगहों पर रिवॉल्ट वगैरह को भी सप्रेस किया और दिल्ली सल्तनत में कुछ नए एरियाज को जोड़ा। कुछ में फेल हुआ, कुछ को जोड़ा। तो किसको जोड़ा, कहाँ फेल हुआ, वो लिखिए। तो लिखिएगा, सक्सेसफुली suppressed the revolts in Mewat and Doab. Successfully suppressed the revolts in मेवात एंड दोआब। दो जगह के रिवॉल्ट को इसने बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर लिया, सप्रेस किया। उसके बाद लिखिए, इन 1476 CE annexed जौनपुर, also सर्की डायनेस्टी।
तो इसने जौनपुर को फिर से मिला लिया। तो 1476 में, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, जब इसने सरकी डायनेस्टी को मिलाया, एनेक्स किया, जब इसने एनेक्स जौनपुर एंड सरकी डायनेस्टी, तो सरकी डायनेस्टी को जब एनेक्स किया तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इंट्रोड्यूस्ड बहलोल कॉपर कॉइन्स। सरकी डायनेस्टी को जब दिल्ली सल्तनत में इसने मिलाया तो उस उपलक्ष्य में क्या किया, बहलोल कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराया, ठीक। तो बहलोल कॉपर कॉइन अगर पूछेगा तो ये तो हर कोई बता देगा बहलोल कॉपर कॉइन कि बहलोल लोधी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस वजह या किस उपलक्ष्य में, तो सरकी डायनेस्टी को एनेक्स करने के उपलक्ष्य में इसने बहलोल कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बट he failed to reoccupy बंगाल, गुजरात एंड डेक्कन। तो भाई डेक्कन में बहमनी अम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था, अहमदाबाद वगैरह तक पूरा बहमनी अम्पायर आ चुका था, बंगाल में भी इंडिपेंडेंट जो राजा था वो भी काफ़ी मजबूत हो चुका था। वो इतना मजबूत हो चुका था कि वो दिल्ली यानी बहलोल लोधी से ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी हो गई थी। इस वजह से ये क्या किया, थोड़ा बहुत आसपास का यही अवध वगैरह का एरिया जो जौनपुर वगैरह है इन्हीं सबको जीत पाया, बाकी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये है बहलोल लोधी, ठीक। अब बहलोल लोधी की डेथ होती है 1489 में, और उसके बाद कौन आता है, सिकंदर लोधी।